हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स पर सेकंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की नई शुरुआत की, और आज हम एक नए बोर्ड, नए सेटअप और नए जोश के साथ में ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक बार वर्ड ब्लैक बॉडी हटाएं और रेडिएशन को समझें। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? सन से अर्थ की तरफ जो हीट और लाइट आती है वो बिना किसी मीडियम के पहुंच जाती है। ठीक है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है कि सन से जो है वो रेडिएशन एमिट होती है और अर्थ जो है उसे एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो रेडिएशन की डेफिनेशन हम नोट कर सकते हैं। इट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच रिक्वायर नो मीडियम, मतलब ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। तो क्या रेडिएशन केवल सन से निकलती है? नहीं, जिनका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है वो सारे रेडिएशन एमिट करते हैं। इवन ये बोर्ड है, ये दीवार है और हमारी बॉडी है, ये सारे क्या करते हैं? रेडिएशन एमिट करते हैं। तो क्या ये जो रेडिएशन एमिट होती है वो क्या होती है? पार्टिकल होती है या वेव होती है? ठीक है, तो मैक्सवेल ने बताया था कि रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो क्या ये साउंड वेव की तरह बिहेव करती है? जैसे किसी साउंड सोर्स से जो साउंड निकलता है उसकी एक फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है। जैसे सायरन से आवाज़ निकल रही तो एक फिक्स फ्रिक्वेंसी की आवाज़ निकलेगी। किसी आदमी की आवाज़ भारी होती है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है, और किसी लेडी की आवाज़ जो है वो पतली होती है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। तो हर एक साउंड सोर्स की एक फिक्स फ्रिक्वेंसी है। तो क्या रेडिएशन की भी एक फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है? नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन निकलती है वो सभी तरह की रेडिएशन उसमें से निकल सकती है। ठीक है, जैसे सन से व्हाइट लाइट निकलती है, उसको प्रिज्म से गुजारने पर 7 कलर्स मिलते हैं, तो वो 7 कलर अलग अलग तरह की रेडिएशंस को ही शो कर रहा है। ठीक है, जिसको हम विबग्योर से याद रख सकते हैं। लेकिन ये तो विजिबल लाइट है, इसके अलावा भी जो है रेडिएशंस होती है। रेड के ऊपर जो है इंफ्रारेड होती है, वॉयलेट से पहले अल्ट्रा वॉयलेट होती है। उसके अलावा जो है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, गामा रे, एक्स रे, ये सब तरह की रेडिएशंस होती है। ठीक है, यहाँ गामा रे की रेडिएशन सबसे कम है और माइक्रोवेव, रेडियो वेव की रेडिएशन सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सन से सारी तरह की रेडिएशंस निकलती है। सन नहीं बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, सबसे सब तरह की रेडिएशंस एमिट होती है। ये थोड़ा डिफरेंस होता है साउंड वेव्स में और रेडिएशंस में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी रेडिएशंस निकल रहे हैं इनकी क्वांटिटी क्या है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट से जो है सारी रेडिएशन निकल रही है, तो क्या सारी बराबर क्वांटिटी में निकलती है या कोई कम या ज़्यादा निकलती है? ये पता लगाने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तब तक आप ये जो है ये नोट्स आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या होता है? तो हमने डिस्कस किया था कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर जो भी रेडिएशन गिरती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ब्लैक बॉडी होती है। वो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगर जो है हम किसी और ऑब्जेक्ट के साथ में एनवायरनमेंट में रखें, ठीक है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है और एक ब्लैक बॉडी है, उसको हमने एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखा, तो ब्लैक बॉडी क्या करेगी? दूसरे ऑब्जेक्ट की कंपेरेटिवली ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, क्या उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा? नहीं, टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा। एक ही एनवायरनमेंट में रखी चीजों का टेम्परेचर सेम होता है। तो क्या होता है, ब्लैक बॉडी जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उतनी ही एमिट भी कर देता है। इसका मतलब ब्लैक बॉडी एक अच्छा एब्जॉर्बर होने के साथ साथ एक अच्छा एमिटर है। ठीक है, तो हमें रेडिएशन को अगर स्टडी करना हो तो हमें किसको चूज करना चाहिए एज ए मटेरियल? ब्लैक बॉडी, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा रेडिएशन एमिट होती है, तो उसको हम इजीली मेजर कर पाएंगे, इसलिए हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट किया गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट जो है वो इस तरह से सेटअप तैयार करते हैं। हम एक ब्लैक बॉडी तैयार करते हैं। ब्लैक बॉडी के फॉर्म में हमने क्या लिया? एक क्यूबिकल कैविटी ले ली। ठीक है, मतलब एक क्यूबिकल बॉक्स ले लिया और उसमें होल कर दिया। ठीक है, उस बॉक्स में जो भी रेडिएशन जाएगी वो उसी के अंदर जो है बार बार रिफ्लेक्ट होकर उसी के अंदर कैद होकर रह जाएगी। तो वो होल जो है एज ए ब्लैक बॉडी काम करने लग जाएगा, और उसके अंदर जो रेडिएशन है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह काम करने लग जाएगी। ठीक है, अब जब इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा? इसमें से रेडिएशन वापस बाहर निकलेगी, जिसे स्पेक्ट्रोमीटर से गुजार कर जो इसकी वेवलेंथ है वो वेवलेंथ अलग अलग छाट देगा स्पेक्ट्रोमीटर, और इसको हम किसी एक
जो है पर्दे पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त कर लेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करने के बाद में अलग अलग वेवलेंथ के लिए हम मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर निकालेंगे, यानी कि एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता निकालेंगे। तो एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता क्या होती, पहले उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि एमिशन पावर क्या होती है। तो एमिशन पावर का मतलब होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी एमिट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, वो उसकी एमिशन पावर होती है। मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर का मतलब होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ पर वो कितनी एनर्जी एमिट करता है, वो उसकी मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर होती है। तो दोनों के फॉर्मूले से दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उसकी मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर नोट करनी है और लैम्डा नोट करनी है, और फिर उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, पहले लैम्डा बढ़ने के साथ साथ जो है वो मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर बढ़ती है, फिर लैम्डा बढ़ने के साथ साथ मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर कम होती है। इस तरह से ये ग्राफ आता है। ठीक है, ये ग्राफ डिफरेंट टेम्परेचर पर प्राप्त किया गया तो भी ये इसी तरह का शेप लेते हुए आया, बस थोड़ा सा शेप जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये डिफरेंट टेम्परेचर पर ये ग्राफ आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया तो भी ये सेम आया। ठीक है, तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट। तो ये भी आप नोट्स जो है वो नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये कर्व आया उसकी क्या विशेषताएं रही, क्या स्पेसिफिकेशन रही। तो पहली आप विशेषता आप देखो, ये कर्व जो है वो आ रहा है एकदम कंटिन्यूअस मतलब कहीं पर भी कर्व ब्रेक नहीं हो रहा। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो ब्लैक बॉडी है उससे हर प्रकार की रेडिएशन एमिट हो रही है। छोटी से छोटी तरंग दैर्ध्य की और बड़ी से बड़ी तरंग दैर्ध्य की, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ भी एमिट हो रही है और हायर वेवलेंथ भी एमिट हो रही है। मतलब एक्सरे भी निकल रही है, गामा रे भी निकल रही है, विजिबल भी निकल रही है, इंफ्रारेड भी निकल रही है, माइक्रोवेव भी निकल रही है, रेडियो वेव भी निकल रही है। एक भी वेवलेंथ छूट नहीं रही है। ठीक है, तो सारी वेवलेंथ इससे निकलती है। ये पहला कंक्लूजन निकाला, कंटिन्यूअस कर्व जो है हमें ये शो कर रहा है। दूसरा, इस कर्व को देखें, ये कर्व जो है पहले वेवलेंथ के साथ में इंक्रीज हो रहा है फिर वापस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकलता है, देखो इसका ये मतलब है कि वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर बढ़ रही है, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की एमिशन पावर कम है, यानी कि जो गामा रे है, एक्सरे है, वो कम एमिट हो रही है। फिर विजिबल तक आते आते एमिशन पावर ज्यादा हो जाती है, फिर वापस जो है इंफ्रारेड तक मान लो ज्यादा रह रही, उसके बाद में जो है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इनकी क्वांटिटी क्या है वापस से कम हो रही है। ठीक है, ये कर्व जो है बेल शेप कर्व कहलाता है। ऐसा ही कर्व अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स के बीच में प्लॉट करें, ठीक है, मार्क्स को वाई एक्सिस पे ले लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स एक्सिस पे ले लें, तो ऐसा ही कर्व आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम मार्क्स ले लें 10%, 20%, 30%, 40%, तो इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे, मतलब शॉर्टर लोअर मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कम होंगे, लेकिन एक एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा होंगे। फिर हायर मार्क्स जैसे 80, 90, 95, 97, 98, 100, ये वापस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बेल शेप कर्व। तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है और वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, सिमिलरिटी है इसमें। ठीक है, अब देखो इस कर्व की एक और खासियत है। इस कर्व में आप देखें कि यहाँ पर बीच में जो पॉइंट है, बीच में पॉइंट पर जो है लैम्डा के लिए जो है वो एमिशन पावर मैक्सिमम है, मतलब पहले कर्व बढ़ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो किसी एक पॉइंट पर जाकर मैक्सिमम हो रहा है। तो लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो एमिशन पावर है वो मैक्सिमम होती है। इसका क्या मतलब निकलता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को वो ब्लैक बॉडी जो है वो सबसे ज्यादा एमिट करती है। ठीक है, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम लैम्डा मैक्स से डिनोट करते हैं। अब इसका टेम्परेचर के साथ में क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, आप देखो कर्व देखो अलग अलग टेम्परेचर पर प्लॉट किए हुए हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये कर्व जो है वापस पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये शो कर रहा है कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो हम यूं कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्स जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर लैम्डा मैक्स जो है वो डिक्रीज होगा। इसका क्या मतलब निकलता है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझे। देखो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ठीक है, तो वो जो है इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहा है, मैक्सिमम जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो इंफ्रारेड कर रहा है। अब अगर हम क्या करें कि उसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर जो है वो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो वो अब क्या एमिट करने लग जाएगा। तो देखो इंफ्रारेड से पहले क्या आता है,
मतलब इंफ्रारेड से शॉर्टर वेवलेंथ कौन सी होती है, रेड की, तो वो रेड वेव एमिट करने लग जाएगा। तो कोई भी चीज वो गर्म करने पर रेड दिखाई देने लग जाती है। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो वो रेड दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। और फिर अगर हम और गर्म करें तो वेवलेंथ और शॉर्टर हो जाएगी, तो वो ऑरेंज दिखाई देने लग जाएगा। और गर्म करें तो वो येलो दिखाई देने लग जाएगा। फिर और गर्म करें तो सारी रेडिएशन साथ में आएगी तो वो व्हाइट दिखाई देने लग जाएगा। इसको एक ये एनिमेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम। टेम्परेचर बढ़ने पर लैम्डा एम शिफ्ट हो जाता है पीछे की तरफ, इसलिए इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा बी, जिसे वीन्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, ठीक है। ये बी यानी वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आया। ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें जो है लैम्डा मैक्सिमम पर जो एनर्जी एमिशन हो रहा है, एमिशन पावर है जो, वो टेम्परेचर की 5th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उसके 5th पावर के प्रोपोर्शन में जो है एमिशन पावर बढ़ेगी। यानी अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें तो 2 की पावर 5 32 टाइम्स जो है वो एमिशन पावर बढ़ जाएगी। तो जैसा कि ग्राफ शो कर रहा है कि ये पीक बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ने पर लैम्डा मैक्सिमम जो है वो 5th पावर के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है। अब अगर हम यहां से इस ऑब्जेक्ट की टोटल एमिशन पावर निकालना चाहे, ये कर्व है ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में, अगर हम टोटल एमिशन पावर निकालना चाहें तो देखो टोटल एमिशन पावर का फॉर्मूला और मोनोक्रोमेटिक एमिशन पावर का फॉर्मूला, इनमें रिलेशन आपको पता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अगर हम टोटल एमिशन पावर निकालना चाहें तो वो क्या बन जाएगा, टोटल एमिशन पावर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से इनफाइनाइट तक चेंज हो रही है। अगर वो 0 से इनफाइनाइट चेंज हो रही है, इसका मतलब उसको जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टोटल एमिशन पावर जो है टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है। तो E बराबर में सिग्मा T4 हो जाएगा। और ये एक लॉ को रिप्रेजेंट करता है जिसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। यहाँ सिग्मा एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 होती है। ये सिग्मा की वैल्यू जिसको स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये थी कर्व की कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ विशेषताएं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ब्लैक बॉडी का कर्व जो है अच्छे से समझ में आ गया, इससे रिलेटेड जो मेन लॉ है वो समझ में आ गए, ठीक है। कि क्या जो है स्टीफन्स लॉ है और क्या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, कर्व जो है वो कंटिन्यूस क्यों होता है और कैसे बढ़ता है घटता है, सारा कुछ क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप नोट कर सकते हैं कि कर्व की स्पेसिफिकेशन क्या है। पहले इंग्लिश वाले नोट कर लें, एक एक करके आप जो है आराम से वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहे तो वैसे करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर बेस कुछ क्वेश्चन। तो ये देखो आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखें और सॉल्व करें। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पर बेस्ड